इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव। कप्तान रोहित शर्मा ने न चाहते हुए भी कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की कराई है प्लेइंग 11 में वापसी, तो युवाओं को भी दिया है मौका। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जीतकर इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और वो मुकाबला भी ऐसा था ना कि जो भारत 90% जीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। अभी भी 4 मुकाबले बाकी है। इंडिया इनको जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा और उसके लिए सबसे जरूरी है ये दूसरा मुकाबला, जिसे जीतकर फिलहाल टीम इंडिया सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी। वरना अगर ये इंग्लैंड जीत गया तो फिर सीरीज जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि पहले मुकाबले से सीखकर और जो खराब खेल दिखा रहे खिलाड़ियों को बाहर करके हम दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए रोहित शर्मा की टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11 और उसमें क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो जी हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कि कुछ ज़्यादा समय नहीं है शुरू होने में, ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने, जो कि विशाखापट्टनम के वाइजैक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर रोहित शर्मा की टीम वापसी करना चाहेगी और प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव भी टीम को लेकर होने जा रहे हैं। न चाहते हुए भी कुछ बदलाव है और वैसे भी हार के बाद कुछ बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि रोहित का मानना है कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका बाहर होना भी ज़रूरी है अगर टीम के हित के लिए हो। कुल मिलाकर चलिए बताते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा का बल्ला पिछले कुछ समय से अच्छा चल रहा है, लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद के उस राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शांत रहा था। रोहित शर्मा न तो पहली पारी में और न ही दूसरी पारी में कुछ बड़ी पारी खेल पाए हैं। हालांकि स्टार्ट तो उन्हें मिला, अच्छे लय और इंटेंट में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी गेंद जो उनको स्टार्ट मिलने के बावजूद भी पवेलियन का रास्ता दिखा रही है। और इसका नतीजा ये कि टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, जहां विराट कोहली की कमी खल रही है, उसको लेकर रोहित शर्मा की जिम्मेदारी और ज्यादा ओपनिंग पेयर में बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं इस विशाखापट्टनम के वाइजैक में रोहित शर्मा का बल्ला गरजे और टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा इंटेंट, एक अच्छा ओपनिंग स्लॉट में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले, एक अच्छा शतक देखने को मिले। और एज अ कैप्टन रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी टीम को आगे बढ़ाना, उनसे उन खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्मेंस दिलाना। हालांकि पहली पारी में रोहित शर्मा की वो कप्तानी भी अच्छी रही थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन खैर, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और एज अ ओपनर प्लेइंग 11 में पहले पायदान पर आते हैं। इनके साथ में ओपनिंग जोड़ी को लेकर यशस्वी जायसवाल अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और वाइजैक में भी इनकी जगह पक्की रहने वाली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने जैस बॉल दिखाया था, मतलब एक ऐसा इंटेंट जो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड को ही भारी पड़ सकता है। जैसबॉल ने पहली पारी में बहुत ही शानदार पारी खेली, जहां 80 से ज्यादा रन बनाए और स्ट्राइक रेट हर बॉल पर 1 रन यानी 100 के आसपास का। बहुत ही कमाल की वो बल्लेबाजी थी। इंग्लैंड को पहली पारी में बैकफुट पर धकेलने का काम यशस्वी जायसवाल ने किया। टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत जब नहीं है तो फिर यशस्वी जायसवाल की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह की इंटेंट की बल्लेबाजी की जरूरत आपको टीम में पड़ने वाली है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की लेफ्ट एंड राइट जोड़ी में कोई बदलाव देखने को फिलहाल मिलने वाला है नहीं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि कप्तान रोहित है और उनके साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है। नंबर 3 की बात करेंगे तो पिछले कुछ समय से शुभमन गिल को नंबर 3 पर मौका मिल रहा है। हालांकि पहले कई समय तक ये ओपनिंग स्लॉट का हिस्सा हुआ करते थे। नंबर 3 पर टीम इंडिया के लिए चेतेश्वर पुजारा थे, लेकिन उनके भार को मानो संभाल नहीं पा रहे हैं शुभमन गिल, और इनका खुद का ये डिसीजन था कि वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अब इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही पारियों में इनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा, कोई कमाल की पारी नहीं खेल पाए। इनफैक्ट टीम इंडिया के दबाव को और भी ज्यादा बढ़ाकर आउट हो गए थे। खासतौर पर दूसरी पारी में इस तरह से आउट हो जाना स्पिन के खिलाफ, जहां आपकी तूती बोलती हो, खैर ये शुभमन गिल के लिए डिसअपॉइंट रहेगा। और ऐसा इस पारी में ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से शुभमन गिल वो फॉर्म और लय हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कई खिलाड़ियों का मानना है कि शुभमन गिल को बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर टीम इंडिया के युवा
खिलाड़ी को मौका दिया जाए। क्या रजत पाटीदार या कोई और खिलाड़ी, लेकिन रोहित ने साफ कहा है शुभमन गिल को बैक किया जाएगा। द्रविड़ का मानना है कि एक मैच में खराब फॉर्म से या खराब बैटिंग से आप उस खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते, आपको खिलाड़ियों पर भरोसा जताना होता है। तो ऐसे में आपको दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी नंबर 3 पर शुभमन गिल ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं अच्छी बल्लेबाजी करे, अच्छी पारी निकाले और टीम इंडिया के लिए अच्छा इंटेंट लेकर आए। अगर अब नंबर 4 की बात करते हैं तो फिर नाम KL राहुल का आता है। पिछले कुछ समय से KL राहुल टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे, लेकिन अब केवल बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। KL राहुल ने अच्छा इंटेंट दिखाया है पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर। इनकी तरफ से एक शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करी। पहली पारी में इनकी वो शानदार पारी के दम पर टीम इंडिया एक बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब रहा। KL राहुल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी पारी में इनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा, जहां पर अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी ये आउट होते हुए नजर आए। अब KL राहुल इस वाइजैक विशाखापट्टनम में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करना चाहेंगे और जो नंबर 4 विराट कोहली का होता था, क्योंकि वो दूसरे मुकाबले के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनकी KL राहुल की जगह पक्की होती है और KL राहुल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये डिसीजन रहने वाला है। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और अच्छा इंटेंट दिखाना होगा। 5वें पायदान की बात करेंगे तो नाम श्रेयस अय्यर का आता है। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय से भारत की हर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते जा रहे हैं और श्रेयस अय्यर एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है और मिडिल ऑर्डर का भार संभालने की क्षमता रखते हैं। हाँ, अलग बात है कि पहले मुकाबले में उनका बल्ला बिल्कुल भी शांत नजर आया, क्योंकि न तो वो स्ट्राइक रोटेशन नजर आई है और न ही उस तरह की वो बल्लेबाजी की मानो उन्हें लगातार प्लेइंग 11 में मौका मिले। लेकिन श्रेयस अय्यर अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पहली पारी में 35 रन की वो पारी आई थी। दूसरी इनिंग में हालांकि श्रेयस अय्यर को अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन फिर वो आउट हो गए। उम्मीद करते हैं विशाखापट्टनम में ये अच्छा खेले, अच्छा इंटेंट दिखाए और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करे, क्योंकि तीसरे टेस्ट मुकाबले में इनका पत्ता कटना तय हो जाएगा। विराट कोहली की वापसी से इनको बाहर बैठना पड़ेगा या शुभमन गिल को, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर की जगह 5वें पायदान पर पक्की है। नंबर 6 पर श्रीकर भरत की जगह पक्की है एज अ विकेट कीपर। अब श्रीकर भरत ने पहले हालांकि मुकाबले में जो कि 41 रन की पारी खेली थी, वो एक अच्छी पारी थी। हालांकि LBW आउट हुए जो रूट की गेंद पर, लेकिन श्रीकर भरत ने दूसरी इनिंग में भी अच्छी फाइट करी थी। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर एक अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था और वो काफी कमाल का रहा है। इसलिए 28 रन की पारी वो भी इंपॉर्टेंट श्रीकर भरत की रही। एक अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उछाल भरी पिचों पर अच्छा कवर अप कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी का नमूना भी पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी से और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। नंबर 6 पर इनकी जगह पक्की है। लेकिन नंबर 7 को लेकर अब बड़ा कंक्लूजन हो चुका है, क्योंकि रविंद्र जडेजा चोटिल हो चुके थे। उनके मांसपेशियों में खिंचाव आया था और जब भी बात मांसपेशियों की खिंचाव की हो तो फिर खिलाड़ी 2-4 दिन में रिकवर कर नहीं पाता है, एक लंबा वक्त लगता है। क्या टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है? दरअसल खबरें ये सामने आ रही है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले तक रविंद्र जडेजा के फिट होने के ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे और अगर ऐसा है तो रविंद्र जडेजा को बाहर बैठना पड़ेगा और नंबर 7 पर उनकी जगह पर अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। हालांकि अक्षर पिछले मुकाबले में भी खेले थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया होगा और नंबर 7 के एज अ रविंद्र जडेजा रिप्लेसमेंट के तौर पर उनकी जगह पक्की होगी। अब बल्लेबाजी से ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ये आपने देखा है। गेंदबाजी ये कमाल की करते हैं, ये भी आपने देखा है। पहले टेस्ट मुकाबले में अच्छा प्रभावित किया, दूसरी पारी में इन्हें प्रमोट करके चौथे पायदान पर भी भेजा गया। बल्लेबाजी में कोई शक नहीं है, इसीलिए एक अच्छा प्लेसमेंट नंबर 7 पर अक्षर पटेल के तौर पर रहेगा अगर जडेजा अवेलेबल नहीं हुए तो। 8वें पायदान पर रविचंद्रन अश्विन का नाम रहेगा। बहुत ही कमाल की ये खिलाड़ी है, बल्लेबाजी ये कर सकते हैं, गेंदबाजी ये करते हैं। पहले मुकाबले में जी हाँ, अश्विन ने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए, दूसरे में भी अच्छी कमाल की गेंदबाजी करी और बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में आपको गहराई देते हैं। दूसरे इनिंग में लगभग टीम इंडिया के फेवर में वो मैच को लेकर आ गए थे, लेकिन जब श्रीकर भरत आउट हो गए तो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ये भी आउट हो गए थे। और नंबर 8 पर आपको एक अच्छी बल्लेबाजी का विकल्प प्रदान करते हैं, अच्छी गहराई लाते हैं 8वें पायदान पर एज अ बैट्समैन के तौर पर, इसलिए रविचंद्रन अश्विन आपको नजर आएंगे। 9th पोजीशन पर फिर नाम आ जाएगा कुलदीप यादव का। अब क्योंकि अक्षर पटेल प्रमोट कर दिए जाएंगे, नंबर 7 पर खेलेंगे तो फिर एक और स्पिनर को खिलाया जाएगा और उनमें कुलदीप यादव की जगह पक्की हो जाती है। अब कुलदीप यादव बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज है और अगर स्पिन पिचें अगर भारत में बन रही है तो मेरा मानना ऐसा है कि अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से किसी एक को बाहर बैठाया जाए। जहां
पर कुलदीप यादव की जगह बनाई जाए। अब बैट्समैन के तौर पर जी अक्सर बाजी मार जाते हैं, लेकिन एज अ प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर देखेंगे तो कुलदीप यादव बाजी मारने चाहिए, क्योंकि उनके पास वो विकल्प है। उनकी गेंदों को पढ़ना इतना आसान होगा नहीं, और वैसे भी आपके पास लेफ्ट आप ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जडेजा, तो फिर वहां पर कुलदीप की जगह बननी चाहिए। लेकिन पहले मुकाबले में अलग बात थी, लेकिन अब चूंकि जडेजा अवेलेबल नहीं तो कुलदीप यादव को मौका मिल जाएगा, और कुलदीप यादव को मौका मिलना भी चाहिए। कमाल के गेंदबाज है, आपके लिए मैच को पलटने की क्षमता कुलदीप रखते हैं, इसलिए कुलदीप यादव नंबर 9 पर। और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अब बात करते हैं 10वीं पायदान की, तो नाम जसप्रीत बुमराह का आएगा। अब ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने प्रभावित किया था तेज गेंदबाज के तौर पर उस मुकाबले के अंदर। टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए, पहली पारी में 2 विकेट चटकाए, टोटल 6 विकेट लेने का काम जी हाँ इन्होंने किया, और कमाल की गेंदबाजी करी है। इनकी गेंदबाजी किसी पिच की मोहताज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर विकेट तेज गेंदबाजों के फेवर में है तभी ये काम करेंगे, नहीं जनाब, इनके पास वो काबिलियत है, मैच विनर ये खिलाड़ी है, आपको किसी भी पिच पर विकेट चटकाने की वो गारंटी देते हैं। और इनके साथ में एक और नाम 11वें पायदान पर मोहम्मद सिराज का आएगा। अब ये सिराज तेज गेंदबाजी के तौर पर भारत के लिए अच्छा विकल्प बन जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि पिच कैसी रहेगी। अगर पिच स्पिन डिपार्टमेंट को ज्यादा फेवर करेगी, अगर जडेजा अवेलेबल रहेंगे तो हो ये भी सकता है कि सिराज को बाहर बैठना पड़ जाए और उनकी जगह पर कुलदीप यादव यानी टीम इंडिया 4 स्पिनर के साथ चला जाए, जिस तरह से पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने किया। हो सकता है अगर पिच स्पिनर्स के फेवर में, और अगर वैसा ही पिच है जो हैदराबाद में रहा, तो फिर यहाँ पर आपके मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं, अग्रेशन अच्छा है, हालांकि पहले मुकाबले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिला नहीं था। तो यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जहां पर जडेजा को लेकर, कुलदीप को लेकर काफी ज्यादा देखने को रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।